कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। हम लोग इसी क्रम में गांधी जी के आंदोलन या गांधी जी के समय जो आंदोलन प्रमुखता में थे, उसी कड़ी को हम लोग देख रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं। क्रम में खिलाफत आंदोलन को हम लोग देखने के प्रयास में हैं। इस परिस्थिति में खिलाफत आंदोलन का जन्म हुआ, उद्देश्य क्या थे, प्रसार क्या थे, कहाँ तक प्रसार हुआ, पतन और मूल्यांकन को हम लोग दो रूपों में देखेंगे। एक रूप है कि सीमित रूपों में देखेंगे और दूसरा लोग व्यापक रूपों में देखेंगे, जिसमें क्या खिलाफत आंदोलन गांधी जी की रणनीतिक भूल थी, इसको हम लोग अलग से देखने का प्रयास करेंगे। याद करवा दें, समझा दें कि खिलाफत आंदोलन के पहले तो इंट्रो के पक्ष होंगे कि खिलाफत आंदोलन क्या था और किस परिस्थिति में शुरू हुई। तो पहले ये इन बिंदुओं को लिखेंगे। 1919 के खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास था। यह पहला अवसर था जब मुस्लिम वर्ग ब्रिटिश के विरुद्ध खड़े हुए थे। याद रखिएगा, ब्रिटिश के विरुद्ध खड़े हुए थे। तो इसे ध्यान रखिए। दृष्टि से हम लोग खिलाफत को देखेंगे। अब इस लाइन को लिखने के बाद थोड़ा सा संदर्भ को सुन लें, उसके बाद मैं आपको लिखवाना चाहूंगा। इस कड़ी में पहले हम इस परिस्थिति में इसका जन्म होता है और इसके उद्देश्य, प्रसार, पतन, इन सब को थोड़ा सा हम लोग सुन लें, तब ज़्यादा बेहतर होगा आपको लिखने में। याद करवा दें कि जो वर्तमान परिस्थितियां थी, तत्कालीन परिस्थितियां थी, उसमें तुर्की के खलीफा का बड़ा सम्मान था मुस्लिम जगत में, और तुर्की के खलीफा को मुस्लिम अपना धर्मगुरु मानते थे। और इसी क्रम में भारतीय मुसलमान भी भावनात्मक रूप से इस संगठन से जुड़े हुए थे। भारतीय मुसलमान भी भावनात्मक रूप से इस संगठन से जुड़े हुए थे, संस्था से जुड़े हुए थे। इसलिए जब ब्रिटिशों के द्वारा, लिखना नहीं है, ध्यान रखिए कि अतः ब्रिटिशों के द्वारा खलीफा का अपमान किया गया और शेब्रे की संधि में जब सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं किए गए, तो इससे भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे। जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शेब्रे की संधि हुई थी और तुर्की के खलीफा के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं किए गए थे, जबकि ब्रिटिश सरकार ने पूर्व में आश्वासन दिया था। तो इन बिंदुओं को ध्यान में करके रखना है आपको। इसके अलावा जब इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, भारत में मुसलमानों ने इसे खलीफा के सम्मान के लिए चलाया, तो प्रत्यक्ष रूप से यह भारतीय राजनीति से संबंध न रहते हुए भी यह भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ गए, क्योंकि खिलाफत आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोनों ही ब्रिटिश सरकार विरोधी थी। ये उत्पन्न परिस्थितियां थी, तत्कालीन परिस्थितियां थी। इसके अलावा तत्कालीन परिस्थितियों की कड़ी में एक बात और सुन लें, फिर लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो आर्थिक कठिनाई थी, जन असंतोष बढ़ा हुआ था, मूल्य बढ़ी हुई थी, करों का बोझ आम नागरिकों पे था, इससे लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं बढ़ रही थी। और इसी सब पृष्ठभूमि में ये आंदोलन को जन्म दिया गया।
इसके अलावा जो रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग कांड जैसी घटना ने ब्रिटिश शासन के जो क्रूर छवि थे, असभ्य स्वरूप थे, उसको उजागर किया। और इतना ही नहीं, फिर पंजाब के जालियांवाला बाग कांड के जो नरसंहार की रिपोर्ट, जिसे हंटर कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं, उसमें जनरल डायर को निर्दोष करार दे दिया। और इस तरह से जन असंतोष काफी नेचुरली बढ़ गया। फिर कुछ उत्पन्न परिस्थितियों में 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, उसमें प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया, जिससे राष्ट्रवादी काफी निराश हुए। तो ये एक फैक्टर यह भी था। और फिर एक फैक्टर के रूप में इसे देख सकते हैं कि 1916 में याद होगा कि लखनऊ समझौता हुआ और हिंदू मुस्लिम की एकता के ऊपर बल देने की बात कही गई। कांग्रेस ने भी मुस्लिम के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के अगले कड़ी के रूप में खिलाफत को देखा और इस मुद्दे को भारतीय राजनीति से जोड़ा। तो ये सब जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, इसी तत्कालीन परिस्थितियों के आलोक में इस तरह के आंदोलन जो हैं वो फलीभूत हुए और सफलीभूत हुए। जहां तक उद्देश्य का प्रश्न है, तो उद्देश्य तो एक ही था कि तुर्की के सर्वोच्चता और सम्मान, उसकी पुनः स्थापना करना और तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के विरुद्ध जनमत तैयार करना। वस्तुतः तुर्की के प्रति ब्रिटेन के जो व्यवहार थे वह बदले की भावना से युक्त था और इसीलिए उसका विरोध करते हुए तुर्की खलीफा के प्रति सम्मान के लिए आंदोलन चलाना और उसकी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, ये इसके उद्देश्य थे। जहाँ तक प्रसार का संदर्भ है कि इसका प्रसार कहाँ तक हुआ, तो 1919 में याद करवा दूं कि अली बंधु में मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी इत्यादि के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी जिसको हम खिलाफत कमेटी के रूप में जानते हैं। और दिल्ली में खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता के लिए आप लोग को याद करवा दें कि गांधी जी शिरकत किए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हुए खलीफा के प्रति न्याय प्रदान करने की मांग कर दी। इस तरह से ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी सीधे न जुड़कर बहुत हद तक जुड़ा हुआ रहा। और क्योंकि ब्रिटिश का विरोध ये उस समय का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। फिर इलाहाबाद में 1920 में, जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत जो कमेटी है उसका अधिवेशन हुआ और जिसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में उपाधियों का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज इत्यादि का बहिष्कार करने का भी फैसला लिया गया। और अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो एक क्वेश्चन ये भी आपका तैयार हो गया, गांधी सहयोगी से असहयोगी कैसे हुए, वो कौन से कारक थे जिसके कारण गांधी जी सहयोगी से असहयोगी हो गए। तो इस क्वेश्चन के आंसर भी आपको इतने सारे बिंदुओं से मिल जाएंगे और बड़े आराम से आप लोग लिखने लगेंगे। अब खिलाफत आंदोलन के पतन की बात होगी तो कांग्रेस के द्वारा जो संचालित असहयोग आंदोलन था उसके बढ़ते प्रभाव में स्वराज्य का मुद्दा कहीं अधिक प्रमुखता में आ गया। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा भी था कि हिंदू मुस्लिम एकता पे बल और साथ ही 1 वर्ष के भीतर स्वराज। 1 वर्ष के भीतर स्वराज का मुद्दा प्रमुखता में आ गया तो खिलाफत आंदोलन पीछे चला गया, खिलाफत का मुद्दा पीछे चला गया। साथ ही खिलाफत के जो नेता थे वो सरकारी दमन के शिकार भी हो गए, अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी पतन के कारण में थे। इसके अलावा पतन के कारण में था कि 1900 याद होगा कि तुर्की सुल्तान मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1923 में तुर्की का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया। हालांकि उसकी पृष्ठभूमि पहले से ही बनने लगी थी और अंत में तुर्की के इस सुल्तान ने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। जब भी तुर्की के सुल्तान ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया आधुनिकीकरण के आलोक में, तो खिलाफत आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। तो ये पतन के संदर्भ में था। अब इसके परिणाम क्या हुए कि परिणाम पतन के बाद इसका जो परिणाम है, परिणाम क्या निकला, परिणाम को भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। परिणाम तो सबसे बड़ा यह है कि खिलाफत आंदोलन से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को कड़ी चुनौती मिली, ये पहला परिणाम था। और अखिल इस्लामिक
प्रतीक ने अखिल भारतीय इस्लामिक जो तत्व थे उसको ब्रिटिश विरोधी राजनीति में एकजुट किया, और सही मुसलमानों में ही सही, लेकिन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक जो भावना है उसका जागरण किया, और इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का भी जो भावना है वो मजबूत हुई। ये इसके परिणाम में डाल सकते हैं। परिणाम में एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि गांधी जी ने धर्म को राजनीति से जो मिश्रित किया, इससे कहा जाता है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, और जो मुस्लिम धार्मिक रूढ़िवादी तत्व थे वो अपने आम जनता में प्रभाव को जमाने के उन्हें अवसर मिल गया। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु थे। कुछ जगह पे सांप्रदायिक दंगे भी हुए, और कालांतर में हालांकि चौरा चौरी के बाद असहयोग आंदोलन को वापस गांधी जी ने बारदौली प्रस्ताव के आलोक में 12 फरवरी 1922 को ले लिया, लेकिन ये जो सांप्रदायिकता है एक नए संदर्भ में उभर कर सामने आई। इस तरह से इन चीज़ों को आपको देखना है, और इसी के साथ हमारी खिलाफत आंदोलन की जो मौखिक सत्र है उसकी समाप्ति होती है। अब हम लोग लिखित सत्र की तरफ चलते हैं। लिखित सत्र में पहले हमने इंट्रोडक्शन आपको लिखाया था कि इंट्रोडक्शन में परिचय में आप क्या क्या किन किन बिंदुओं को उठाएंगे। इसी क्रम में अब हम लोग उत्पन्न परिस्थितियों को लिखेंगे, तो लिखेंगे उत्तरदायी परिस्थितियां। उत्तरदायी परिस्थितियां, उत्तरदायी परिस्थितियां। सबसे पहले उत्तरदायी परिस्थितियां में तुर्की का खलीफा मुस्लिम धर्मगुरु, तुर्की का खलीफा मुस्लिम धर्मगुरु के रूप में जाना जाता था। मुस्लिम धर्मगुरु के रूप में जाना जाता था, और भारतीय मुसलमान भी भावनात्मक रूप से भावनात्मक रूप से इससे जुड़े हुए थे। अतः ब्रिटिश द्वारा जब खलीफा के अपमान की बात सामने आई, खलीफा के अपमान की बात सामने आई, खलीफा के अपमान की बात सामने आई। आस ले रहे हैं, क्यों इतना बार फोन कर रहे हैं? जब नहीं उठाए तो रख दीजिए। ठीक है, खलीफा के अपमान की बात सामने आई, तब भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे। भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे। इस पहले पॉइंट को लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ ब्रिटिशों ने सेब्रे की अपमानजनक संधि की। खलीफा के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं किए गए, और खलीफा के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं किए गए। इससे मुस्लिम जनमत काफी असंतुष्ट हुई, और भारत में भी मुसलमानों ने ब्रिटेन के इस कदम की आलोचना की, और
खलीफा के सम्मान के लिए और खलीफा के सम्मान के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया और खलीफा के सम्मान के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया। इस तरह भारतीय राजनीति से इस तरह भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न होने के बावजूद भी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न होने के बावजूद भी खिलाफत आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़ गया। खिलाफत आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़ गया क्योंकि खिलाफत आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोनों ही ब्रिटिश सरकार के विरोधी थे। दोनों ही ब्रिटिश सरकार के विरोधी थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों ने भी जन असंतोष को बढ़ावा दिया। खाद्यान्न की कमी, कर का बोझ, मूल्य वृद्धि से समाज के सभी वर्ग पीड़ित थे। अतः लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं बढ़ रही थी। चेंज, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग कांड जैसी घटनाओं ने ब्रिटिश शासन के क्रूर और असभ्य स्वरूप को उजागर कर दिया। इतना ही नहीं, पंजाब के जन संहार के संदर्भ में हंटर कमेटी की रिपोर्ट ने जनरल डायर को निर्दोष बताया। इससे असंतोष और भड़का। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, उत्तरदायी परिस्थितियों के नेक्स्ट पॉइंट में ही 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया। 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया, इससे राष्ट्रवादी निराश हुए। फिर पैराग्राफ चेंज, उत्पन्न परिस्थितियों में नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे 1916 के लखनऊ समझौता के साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता के क्रम में मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया और इसके अगले कदम के रूप में खिलाफत को देखा और इसे भारतीय राजनीति से जोड़ा। ये थे इसके उत्पन्न परिस्थितियां।
ये जो 4-5 उत्पन्न परिस्थितियां हैं उसको एक दो बार सुन लीजिए, लिख तो लिया ही, फिर पढ़ लीजिए जिससे कि कठिनाई नहीं हो। उसके बाद उत्पन्न परिस्थितियों के बाद था उद्देश्य। उद्देश्य में 2 पॉइंट्स लिखेंगे। उद्देश्य, खलीफा की सर्वोच्चता, खलीफा की सर्वोच्चता और सम्मान को पुनः स्थापित कर तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के विरुद्ध, तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के विरुद्ध जनमत तैयार किया गया। जनमत तैयार करना, जनमत तैयार करना, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। वस्तुतः तुर्की के प्रति ब्रिटेन के व्यवहार, तुर्की के प्रति ब्रिटेन के व्यवहार को बदलने के लिए यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बदलने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यही 2 उद्देश्य को आप पॉइंट करके लिख सकते हैं। और जहां तक प्रसार की बात है तो एक प्रसार क्रम में जो अली बंधुओं ने जो चलाया और दिल्ली में खिलाफत कमेटी और गांधी का नेतृत्व और फिर इलाहाबाद सम्मेलन और फिर इसी कड़ी में खिलाफत आंदोलन ने ही, समिति ने ही असहयोग चलाने का फैसला, इसी को हम लोग प्रसार में लिखना चाहेंगे। प्रसार, खिलाफत आंदोलन के प्रसार की कड़ी में 1919 में अली बंधु, असद मोहानी, अजमल खां के नेतृत्व में एक खिलाफत समिति का गठन हुआ। अजमल खां के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी का गठन हुआ और दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता, और इसी कड़ी में दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता गांधी ने की। खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता गांधी ने की। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर सरकार से खलीफा के प्रति न्याय करने की मांग की। सरकार से खलीफा के प्रति न्याय करने की मांग की। रहेगा चेंज। इलाहाबाद में जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन हुआ। इलाहाबाद में जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया एवं उसके स्वरूप को निर्धारित किया गया, जैसे उपाधियों का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार। स्वरूपों को निर्धारित किया गया एवं आंदोलन के स्वरूप को निर्धारित किया गया, जैसे उपाधियों का बहिष्कार एवं स्कूल कॉलेज का बहिष्कार। अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ये इसके प्रसार में आएंगे तो प्रसार भी आपका समाप्त हो गया, उद्देश्य भी समाप्त, क्या भी समाप्त। सब में प्रेजेंटेशन अच्छा से कर देंगे, ठीक है कि नहीं, तो जिससे कि कॉपी आपकी लिक्रेटिव हो जाए। और फिर आता है पतन। सार के बाद पतन और परिणाम है। पतन कैसे हुआ, देखेंगे। पतन सबसे पहला तो यही है, कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन में स्वराज्य का मुद्दा प्रभावी हो गया। खिलाफत के मुद्दे गौण हो गए, पतन हो गया। पॉइंट नंबर 2, सभी बड़े खिलाफत नेता सरकार के दमन के शिकार हो गए। सभी बड़े खिलाफत नेता सरकार के दमन के शिकार हो गए, सबकी गिरफ्तारियां हो गई। और तीसरा, तुर्की में
तत्कालीन सुल्तान मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा आधुनिकीकरण के क्रम में खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। ठीक है। और फिर इस तरह से खिलाफत आंदोलन पतन की ओर अग्रसर। अब परिणाम क्या हुआ देखेंगे। परिणाम खिलाफत आंदोलन से 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 ब्रिटिश साम्राज्यवाद को कड़ी चुनौती मिली और अखिल भारतीय इस्लामिक तत्व को अखिल भारतीय इस्लामिक तत्व को ब्रिटिश विरोधी राजनीति के लिए एकजुट किया गया। पॉइंट नंबर 3, भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया। भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया और इससे हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। परिणाम में ये तो हुआ, जितने परिणाम है वो सकारात्मक परिणाम थे। कुछ नकारात्मक परिणाम भी हुए, जैसे लिखेंगे चेंज। उपयुक्त सकारात्मक परिणामों के अलावा उपयुक्त सांप्रदायिक परिणामों के अलावा नकारात्मक परिणाम भी हुए। नकारात्मक परिणाम भी हुए जैसे आलोचकों की दृष्टि में धर्म और राजनीति के मिश्रण से गांधी के धर्म और राजनीति के मिश्रण से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। आलोचकों की दृष्टि में गांधी के धर्म और राजनीति के मिश्रण से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए एवं मुस्लिम धार्मिक रूढ़िवादी तत्वों को आम जनता पे अपने प्रभाव स्थापित करने के अवसर मिल गए। और जब आंदोलन समाप्त हुआ तो इन धार्मिक तत्वों ने दूसरे धर्मों के प्रति उत्तेजना फैलाना शुरू किया। चौरी चौरा कांड के उपरांत जब आंदोलन को वापस लिया गया, चौरी चौरा कांड के बाद जब आंदोलन को वापस लिया गया तो मुस्लिमों को ऐसा लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम है, इस पर आपको ध्यान रखना। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की यह जो खिलाफत आंदोलन की कक्षा है ये समाप्त होती है। इसका एक क्वेश्चन है, क्या खिलाफत आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में गांधी की एक भूल थी, रणनीतिक भूल थी? तो इसकी व्याख्या मौखिक रूप से मैं आपके सामने करना चाहूँगा, फिर मैं
लिखित व्याख्या अगले सत्र में मैं कर दूंगा। मौखिक व्याख्या के क्रम में 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। यह सही है कि खिलाफत आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए गांधी जी ने अवसर के रूप में देखा, गांधी के अलावा तिलक ने भी, और इसे गांधी की भूल बताना इसलिए कि धार्मिक तत्व को राजनीति में हस्तक्षेप करने के अवसर मिल गए और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। इसी आधार पे हम इन बातों को विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें इस कड़ी में यह जानना चाहिए कि गांधी ने खिलाफत के मुद्दे को भारतीय राजनीति से क्यों जोड़ा। इसको इस रूप में आप देखेंगे क्योंकि जब आप गांधी के विचारधारा को देखते हैं तो गांधी के विचारधारा का एक बहुत बड़ा हिस्सा था वर्ग समन्वय, और वर्ग समन्वय की जो रणनीति थी वो वर्ग समन्वय की रणनीति के तहत ही खिलाफत के मुद्दे को भी ब्रिटिश विरोधी राजनीति से जोड़ा गांधी ने, और वस्तुतः खिलाफत आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्तियों को का सामना करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने बल देना समय की लिए उचित समझा, और उन्होंने इस कड़ी में अपनी जो नीति है उसको बनाया। तो एक पॉइंट्स वर्ग समन्वय को ध्यान में रख कर के आप विश्लेषित कर सकते हैं। दूसरा यह है कि उन परिस्थितियों को भी समझना होगा कि जो अंग्रेज कर रहे थे, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, और फूट डालो राज करो से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा था, और वहीं दूसरी तरफ गांधी जी इसके द्वारा सांप्रदायिकता की शक्तियों को कमजोर करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया। इसलिए 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को, हालांकि वो उसकी अंतिम परिणति बहुत ही नकारात्मक रही, पाकिस्तान का जन्म हुआ, लेकिन हमने उस दृष्टिकोण को अपना लिया मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र को, और गांधी का जो इस एकता के जो प्रयास थे उसको आगे बढ़ाने के लिए खिलाफत को तत्कालीन संदर्भ में हमें समझने की जरूरत है, जो मैंने अभी आपको जानकारी में दिया कि खिलाफत के मुद्दे से हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर प्रदान किए और गांधी इस अवसर को छोड़ना चाहते नहीं थे। इसके अलावा एक दो और महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में एक तत्व समान था, वो था दोनों ब्रिटिश राज्य का विरोध कर रहे थे, और इससे राष्ट्रीय शक्ति मजबूत होती, राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होता और समाजवादी शक्ति कमजोर होती, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता से एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ी की जा सकती थी, इसलिए उन्होंने उन दोनों को जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही इतना ही नहीं, खिलाफत का मुद्दा मुस्लिम समुदाय से जुड़ा जरूर था, लेकिन आप जब देखेंगे कि यह किसी दूसरे संप्रदाय का विरोध नहीं कर रहा, बात को भी ध्यान में रखना है। साम्राज्यवाद विरोधी सभी वर्गों को यह आकर्षित कर रहा था, इसलिए गांधी ने इसे राजनीति से जोड़ा, और इस दृष्टि से गांधी के यह जो प्रयास थे एक रणनीतिक प्रयास था। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। गांधी का धर्म के प्रति जो नजरिया था वो भी इसका एक कारण बना। वस्तुतः गांधी धर्म को नैतिकता का पर्याय मानते थे। पॉइंट्स को भी सुनना है, फिर अगले दिन लिखेंगे। वस्तुतः गांधी धर्म को नैतिकता का पर्याय मानते थे, और इसलिए धर्म को राजनीति से अलग करके वो न देखते थे, बल्कि धार्मिक मुद्दे को राजनीति से जोड़कर देखा। खिलाफत जैसे जो धार्मिक मुद्दे थे उसको राजनीति से जोड़ने पर धार्मिक तत्व को राजनीतिक हस्तक्षेप का मौका मिला, यह सही है, और इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, तो इस आंदोलन की सीमाओं को दर्शाता है। लेकिन गांधी के जो दृष्टिकोण है उससे जानने और समझने की जरूरत थी, इसीलिए जैसा क्वेश्चंस होंगे उस तरह से इसका आप विश्लेषण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।